नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं A2 एजुकेशन ग्रुप में। सबसे पहले आपको नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आज के दिन नवरात्रि शुरू हो रही है और ये वीडियो आप कल देखेंगे, अर्थात जिस दिन अपलोड होगा अगले दिन नवरात्रि के, तो इसलिए उसकी शुभकामनाएं। और हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। साथियों, समास प्रकरण पढ़ रहे थे और समास में हमने द्वंद्व समास शुरू किया था। द्वंद्व समास शुरू करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये समास जो है 3 भागों में बटा मिलेगा। इसका जो वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, तो इसका वर्गीकरण किया गया। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो वर्गीकरण किए गए भागों के नाम क्या हैं। तो हमने आपको बताया था कि इसका एक भाग कहलाता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, और जो तीसरा भाग है उसको वैकल्पिक द्वंद्व के नाम से जानते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि उसमें 2 अलग अलग भिन्न भिन्न आपको चीज़ें मिलती थी, जिसमें मैंने बात की थी। उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कृष्णार्जुन, भीमार्जुन, तो 2 अलग अलग अस्तित्व वाली चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। वहीं जब हमने समाहार द्वंद्व की बात की तो समाहार द्वंद्व में क्या देखने को मिल रहा था कि एक जैसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उनके बारे में एक छोटी सी बात कह दी जाती है। और उसके अंतर्गत जो हमने उदाहरण पढ़े थे उसमें था दाल रोटी, खाना पानी, रोटी पानी, कपड़ा लत्ता वगैरह वगैरह, बहुत सारे उदाहरणों को हमने पढ़ा था। इसी के बाद में अब हम जो समाहार द्वंद्व पढ़ रहे थे उसमें कुछ उदाहरण और बचे थे। क्योंकि द्वंद्व समास के जो उदाहरण हैं, अगर आपने उदाहरणों को ही बहुत गहराई से समझ लिया तो ये आपको बहुत काम आ जाएंगे। तो द्वंद्व समाहार द्वंद्व के कुछ उदाहरण बचे थे, तो आज के वीडियो में हम उन उदाहरणों पर बात करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे द्वंद्व समास का जो तीसरा और आखिरी पद बचेगा वैकल्पिक द्वंद्व समास का। तो हमने जो बात छोड़ी थी कुछ उदाहरणों के साथ में, तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके अगला उदाहरण अगर हम देखेंगे, बहू बेटी। पहले सारे उदाहरणों को एक बार बोर्ड पे आपके सामने लिख देते हैं और उसके बाद उनका विश्लेषणात्मक रूप से आपके साथ में हम समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है, किस तरह से एक पूरे के पूरे एक समूह को या एक पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खेत खलियान, खेत खलिहान, कंकड़ पत्थर, धूप बत्ती, चमक दमक, पान वान, सिलाई बुनाई, ये 5-6 उदाहरण आपके सामने हैं। बहू बेटी हो गया, खेत खलियान, कंकड़ पत्थर, धूप बत्ती, चमक दमक, पान वान और सिलाई बुनाई। ये 7 उदाहरण हमने आपके सामने और लिखे हैं। अब आपसे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने एक बार समाहार द्वंद्व की बात कर ही ली है तो बार बार इनके उदाहरण लिखने की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो उन लोगों के लिए ये उत्तर ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपके तैयार होंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको उदाहरणों के बारे में पता होगा, आपका कॉन्सेप्ट उससे उतना ही अच्छा तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये इन्हीं उदाहरणों में से अगर आप कोई भी विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठाएंगे और समाज से संबंधित उदाहरण देखेंगे तो इन्हीं उदाहरणों में से कहीं ना कहीं आपको 2-4 प्रश्न उसमें पूछे हुए मिल जाएंगे। तो बहू बेटी, इसका अगर हम अर्थ देखेंगे तो क्या मतलब निकलेगा बहू बेटी का। बहू क्या किसी के घर में सिर्फ बहू और बेटी ही होती है? क्या तीसरा सदस्य घर में नहीं होता? तो बहू बेटी को संबंधित या प्रतिबिंबित करने का मतलब ये हुआ कि घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, बहू हो गई, उसमें बेटी होगी, उसकी पौत्री होगी,
नातिन होएगी, तो जितनी भी स्त्रियां घर के अंदर रहती हैं, एक घर में रहती हैं, एक गेट के अंदर रहती हैं, उनको सबको कहने के लिए जो शब्द प्रयोग करता है आमतौर पर भाषा में, तो उसे बहू बेटी ही कह देते हैं। और इसमें बहुत सारी आपको बातें प्रचलित मिलेंगी। तो बहू बेटी के बारे में अगर इसको लिखा जाएगा तो बहू बेटी, बहू बेटी आदि, जिसके अंतर्गत बहू भी आ जाएगी, बेटी भी आ जाएगी, उसकी पौत्री, नातिन, बेटिया, जो भी स्त्रियां घर के अंदर रह रही हैं वो सब बहू बेटी के एक सेट में। अर्थात किसी ने कह दिया बहू बेटी, तो उस बहू बेटी कहने का अर्थ ये निकल गया कि उस घर के अंदर जितनी भी स्त्रियां रह रही हैं वो सब इसी सेट के अंदर आ जाएंगी, बहू और बेटी वाले। दूसरे नंबर पर खेत खलिहान। अब खलिहान का मतलब क्या होता है, और खेत का मतलब, खेत तो वो होता है जहां पे हम फसल उगाते हैं, तो और खलिहान का मतलब उसी से संबंधित और भी चीजें जहां होती हैं। तो खेत खलिहान का मतलब निकलता है कि खेत खलिहान आदि। क्योंकि सेट की बात होती है इसलिए हर एक के बाद में योजक इसको, इस चिन्ह को हटाने के बाद में आदि शब्द लगा देते। कंकड़ पत्थर, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो कंकड़ पत्थर आदि। दाल में कंकड़ पत्थर निकल गए, किसी सामान में कंकड़ पत्थर आ गए, तो क्या उसके अंदर पत्थर और कंकड़ ही होते हैं? पत्थर और कंकड़ इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि आपके सामने जो भी पदार्थ रखा है, भोज्य हो या प्रयोग करने वाला हो, उसमें कंकड़ पत्थर मिले होने का मतलब है कि उसमें अशुद्धियों की जो मात्रा है वो मात्रा बहुत अधिक है। उसमें अशुद्धियों में मिट्टी भी हो सकती है। किसी पेड़ के नीचे अगर कोई चीज रख दी गई तो उसमें कंकड़ पत्थर के साथ में पेड़ की टूटी हुई सूखी पत्तियां भी आ जाती हैं। उसमें वो लकड़ी भी छोटी छोटी गिर जाती है पेड़ की। उसमें भूसा भी आ सकता है। अगर गेहूं की बात करें तो कंकड़ पत्थर के साथ भूसा भी आ सकता है। इसी तरह से कंकड़ पत्थर का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी पदार्थ है उसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं। धूप बत्ती, धूप बत्ती का प्रयोग जो मूल रूप से करते हैं वह पूजा पाठ के कामों में किया जाता है, और अधिकतर घरों में ये बातें होती मिल जाती हैं कि भगवान के सामने धूप बत्ती जला दो। तो धूप बत्ती करने का मतलब क्या निकलता है? धूप बत्ती से मतलब ये सिर्फ इतना निकलता है कि आप जाएं और भगवान के सामने आप फोटो, मूर्ति या मंदिर में जाकर के पूजा कराएं। तो सिर्फ वहां क्या जरूरी नहीं है कि धूप बत्ती कहने के पीछे अर्थ यही निकले कि तुम वहां जाकर धूप जलाओ या वहां जाकर के बत्ती जलाओ। हो सकता है सिर्फ आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए किसी मंदिर के सामने, किसी मूर्ति के सामने, किसी पूजा घर के सामने, धार्मिक स्थल में, तो यही अर्थ निकल जाएगा कि धूप बत्ती कराए, अर्थात आपको पूजा करनी है। पूजा के अंतर्गत आने वाली सभी प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल हो जाती है, जिसमें आचमन करना, धूप जलाना, भगवान को नहलाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब धूप बत्ती के अंतर्गत आ जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं धूप बत्ती आदि। चमक दमक। अब चमक दमक का तो आप लोग स्वयं अर्थ समझ जाएंगे। कोई चीज चमक रही है, बहुत अधिक चमक रही है, तो उसको चमक दमक कह देते हैं। तो चमक दमक आदि, चमक का ही एक्सट्रीम लेवल जब बन जाता है तो उसको ही दमक बोल देते हैं। पान वान, अब वान का तो कोई अर्थ ही नहीं, निरर्थक होता, तो पान इत्यादि, पान आदि। पान वान का अर्थ होता है, कोई अगर आपसे पूछे अगर कोई पान खाता है तो पान आदि का मतलब हुआ कि उसके अंदर आपकी चूना मिलाने वाली लकड़ी की तंबाकू भी हो सकती है, उसके अंदर गुटखा भी हो सकता है, बीड़ी सिगरेट हो सकती है। क्यों? पान आदि, क्योंकि वो नशे से संबंधित चीज है। तो लोग कहते हैं पान आदि का सेवन कर ले। तो पान आदि के अंतर्गत अभी अगर आप गांव के रहने वाले होंगे, अगर आपकी गांव की सभ्यता से परिचित होंगे, तो होली के समय पे अक्सर गांवों में देखा जाता है एक होली मिलन होता है, जिसमें सभी एक दूसरे के घर जाते हैं। वहां पर हर व्यक्ति के स्तर के अनुसार और पसंद के अनुसार चीजें उसको दी जाती हैं। उसी में एक प्रकरण आता है जिसे कहते हैं पान वाला। तो एक थाली में पान रखे होते हैं, उसी में बीड़ियां रखी होती हैं, उसमें तंबाकू की पैकेट रखी मिल जाएगी। तो वो लेकिन कही जाती है पान वाली थाली, लेकिन उसमें सिर्फ पान नहीं होते हैं, पान के साथ साथ और भी चीजें होती हैं, मादक चीजें उसके अंदर रखी होती हैं। तो पान आदि का मतलब हो गया कि पान से संबंधित और भी चीजें। सिलाई बुनाई, तो सिलाई बुनाई के आगे भी अगर आदि लगा देंगे
विग्रह तो इसका हो जाएगा, लेकिन सिलाई बुनाई में क्या सिर्फ सिलाई बुनाई का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सिलाई करना जानता है तो क्या वो सिलाई ही करता होगा? नहीं होता है। अगर कोई टेलर है वो कहे मैं सिर्फ सिलाई करना जानता हूँ, मैं कपड़ा काटना नहीं जानता हूँ, अब कोई पैंट का कपड़ा सिलने के लिए दे आए और उसने सीधा सीधा सिलते चले गए 5-6 बार, कोई मतलब? सिलाई बुनाई का मतलब होता है कि उसको पैंट कोई भी कपड़े को काटना है, उसको सिलना है, और उसके अंतर्गत जो भी क्रिया आवश्यक है वो उन हर क्रियाओं की जानकारी होती है। जब भी कोई लड़की की शादी की बात करते हैं तो इसमें एक प्रमुख रूप से जो टर्म यूज किया जाता है कि लड़की सिलाई बुनाई की कला में सिद्ध हस्त है। उसका मतलब क्या हुआ? वो सिल भी लेती है, वो काट भी लेती है, वो प्रेस भी कर देगी, उसके ऊपर जरूरत पड़ने पे उधेड़ भी देगी, दोबारा से फटे हुए पैंट से झोला बना देगी, झोले से फिर पैंट बना देगी। तो ये सिलाई बुनाई की कला में जो सिद्धस्त है वो सिलाई बुनाई आदि संबंधित जो काम कर लेगा, तो इसीलिए ये वाला पद प्रयोग करते हैं सिलाई और बुनाई का। तो और बहुत सारे उदाहरण इसमें आपको मिलेंगे, जैसे कि ढीला ढाला, ढीला आदि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ढीली हो तो ढीली। अब इतने उदाहरण हमने आपको बता दिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको और समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जिस स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो इतनी आपसे उम्मीद रखी जाती है कि 15 से 20 उदाहरणों के बाद में आपका इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा कि किस तरह के उदाहरण आपको समाहार द्वंद्व के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। तो हमने समास, द्वंद्व समास में अभी तक सिर्फ 2 समासों पर अध्ययन किया है। पहला हमने देखा था इतरेतर द्वंद्व, जिसमें 2 अलग अलग चीजों की बात की जा रही थी और वो दोनों का अस्तित्व भी अपने आप में अलग होता था। दूसरा उदाहरण हमने इसमें देखा, दूसरा प्रकार हमने देखा समाहार द्वंद्व का, जिसमें 2 समान चीजें, मिलती जुलती चीजें, जिनका एक संबंध होता था, जिनके पीछे क्रिया छिपी होती थी, लेकिन उसके बारे में सिर्फ एक पद का प्रयोग कर दिया जाता था, वो उदाहरण समाहार द्वंद्व का उदाहरण हो जाता था। अब हमारे पास में अंतिम और इसका और तीसरा भाग बचा है, जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास को समझने के लिए हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप समाहार द्वंद्व और इसके पहले हमने जो आपको इतरेतर द्वंद्व पढ़ाया, इन 2 समासों को पढ़िए, इनके उदाहरणों को समझिए और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों पर आप पकड़ बना पाएँ अपनी, जिससे कि आप उसको और अधिक और ज़्यादा गहराई से समझ पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि समास वाले प्रकरण में कोई परिभाषा का प्रयोग नहीं होता है और ना कहीं परिभाषा पूछी जाती है। जितना आपने एक्सपीरियंस, जितना आपने उसका अभ्यास किया हुआ, उसके उदाहरणों का अभ्यास किया हुआ है, उतना ही आपके लिए वो लाभप्रद साबित हो जाता है। तो इसीलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।